हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 के चैप्टर 4 गेटिंग टू नो प्लांट्स साइंस के चैप्टर देखेंगे। गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व ऑल द प्लांट्स अराउंड यू। क्या आप देखते हैं कि कुछ पौधे छोटे हैं और कुछ विशालकाय, जबकि कुछ धरती पर हरे धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। कुछ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं, जबकि कुछ की पत्तियां ललिमा युक्त होती हैं। कुछ पौधों के फूल बड़े और लाल हैं, तो कुछ नीले, और कुछ पौधों में पुष्प ही नहीं होते हैं। आपने अपने घर के आसपास या स्कूल के रास्ते में, बाग बगीचे और विद्यालय प्रांगण में अनेक हरे पौधे देखे होंगे। आइए हम पौधों के विभिन्न भागों के विषय में जानें। इससे हमें विभिन्न प्रकार के पौधे के बीच अंतर समझने में सहायता मिलेगी। क्या आप इस फिगर में देख सकते हैं कि पौधे के तने, शाखाओं, जड़, पत्तियां और इसमें क्या क्या है, इसको नामांकित कर सकते हैं। इन भागों में आइए प्रकृति की सैर करें और पौधों से मित्रता करें। उनके विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करें। हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज, शाक, झाड़ी और वृक्ष। यहाँ एक्टिविटी 1 दी गई है। उन पौधों के तने और शाखाओं को ध्यानपूर्वक देखिए जो आपसे कम लंबे हैं, जिनकी लंबाई लगभग आपके बराबर है, और जो आपसे बहुत अधिक लंबे हैं। तने को स्पर्श कीजिए और ये जानने के लिए कि तना कोमल है या कठोर, इसे धीरे से एक ओर मोड़ने का प्रयास कीजिए। ध्यान रखिए कि वे टूटे ना। लंबे पौधों के तने की मोटाई मापने का प्रयास करें। हमें ये जानना चाहिए कि शाखाएं भूमि के पास तने के आधार से या कुछ ऊंचाई के बाद निकलती है। अब हम परिचित सभी पौधों को इस टेबल में दिखाएंगे। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। आप और अधिक पौधों के लिए सारे कॉलमों को भर सकते हैं। इस अनुच्छेद के बाद के अंश को पढ़कर कॉलम 4 में फिल करें। यहाँ पर सजेशन दिया गया है, पौधों को कम से कम क्षति पहुँचे, इसलिए आप 4 से 5 स्टूडेंट्स के समूह में कार्य कर सकते हैं। कोमल तने वाले पौधों के अध्ययन के लिए खरपतवार का प्रयोग करें। क्या आप जानते हैं कि खरपतवार क्या है? खेतों में, बगीचे और गमलों में कुछ अनचाहे पौधे अपने आप ही उग आते हैं। क्या आपने किसानों को इन खरपतवारों को खेतों से उखाड़ते हुए देखा है? इन लक्षणों के आधार पर हम अधिकांश पौधों को कॉलम 4 में वर्गीकृत कर सकते हैं। ये वर्ग होते हैं शाक, झाड़ी और वृक्ष, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। हरे और कोमल तने वाले पौधे शाक कहलाते हैं, यानी कि हर्ब्स। ये सामान्यतः छोटे होते हैं और अक्सर इनमें कई शाखाएं नहीं होती हैं। यहाँ पर दिया गया फिगर में शाक, झाड़ी और वृक्ष। कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती है। तना कठोर होता है लेकिन अधिक मोटा नहीं होता। इन्हें झाड़ी कहते हैं। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं और इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती है। इन्हें वृक्ष कहते हैं। और इसी तरह अभिलक्षणों के आधार पर क्या आप सूचीबद्ध पौधों को वर्गीकृत कर कॉलम को भर सकते हैं? अब यहाँ पहेली जानना चाहती है कि मनी प्लांट, सेम, लौकी और अंगूर के तने किस प्रकार के हैं। इनमें से कुछ पौधों को देखिए। ये शाक, झाड़ी और पेड़ से किस प्रकार अलग हैं। आपके विचार से इनमें कुछ को ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता क्यों पड़ती है? कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये भूमि पर फैल जाते हैं। इन्हें विसर्पी लता कहते हैं, जबकि कुछ पौधे सहायता से
ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसे पौधे आरोही कहलाते हैं। ये शाक, झाड़ी और पेड़ों से अलग हैं। संभवतः आपने अपने स्कूल और घर पर कुछ पौधों की देखभाल करते होंगे। अपने घर या स्कूल में पाए जाने वाले वृक्ष, झाड़ी या विस्पी लता के दो पौधे के नाम लिखिए। स्टेम यानी तना। अपने आसपास के पेड़ पौधों को देखें और उनके तने पर पाई जाने वाली अलग संरचनाओं और भागों को देखें। अपने अवलोकन की तुलना अपने साथी के द्वारा अवलोकन से करें। आपने क्या देखा? तने में पत्तियां, शाखाएं, कली, फल और फूल। एक्टिविटी 2। आवश्यक सामग्री: 1 गिलास पानी और लाल स्याही, शाकीय पौधा और 1 ब्लेड। तना क्या कार्य करता है ये हम देखेंगे। गिलास को 1/3 जल से भरें। जल में लाल स्याही की कुछ बूंदें डालें। शाक के तने को गिलास में रखें जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। अगर दिन इन शाखाओं का अवलोकन कीजिए। क्या इस शाक के कुछ भाग लाल नजर आते हैं? नेक्स्ट डे आप देखेंगे कि तने में रंग ऊपर चढ़ गया है। अगर इसे लंबे समय तक रखा जाए तो रंग पत्तियों और शिराओं में भी आ जाता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये रेड कलर यहाँ तक कैसे पहुँचा? इस क्रियाकलाप में हमने देखा कि पानी तने में ऊपर की ओर चढ़ता है, यानी तना जल का संवहन करता है। रेड कलर की भांति पानी में विलीन खनिज जल के साथ तने में ऊपर पहुंच जाते हैं। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि तने में जल ऊपर चढ़ रहा है। तने के खुले सिरे पर यहाँ पर दृश्य दिखाया गया है। लीफ। अपने आसपास के पौधों की पत्तियों को देखकर अपनी नोटबुक में उनके चित्र बनाइए। क्या इन सभी की आकृति, आकार एवं रंग एक जैसे होते हैं? ये तने से किस प्रकार जुड़ी है? पत्ती का वो भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है पर्णवृंत कहलाती है। पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। क्या आप अपने आसपास के पौधों की पत्तियों में इन भागों की पहचान कर सकते हैं? क्या सभी पत्तियों में पर्णवृंत होता है? पत्ती के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए इसका हम ड्रॉ करेंगे इसको। यदि आप सोचते हैं कि पत्ती विशेष छाप नहीं छोड़ सकती तो ये क्रियाकलाप यानी एक्टिविटी आपको पुनः विचार पर मजबूर कर देगा। एक्टिविटी 3। एक पत्ती को एक सफ़ेद कागज़ पर या अपनी कॉपी के किसी पेज पर रखिए जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। इस तरीके से एक स्थान पर दबाकर पकड़ कर रखें। अपनी पेंसिल को तिरछा पकड़िए और उसकी नोक से कागज़ के उस भाग को जिसके नीचे पत्ती है धीरे धीरे रगड़िए। क्या आपको कुछ रेखाओं के साथ उसकी छाप दिखाई देती है? क्या ये एकदम पत्ती की तरह ही है? पत्ती की इन रेखित संरचनाओं को शिरा कहते हैं। क्या आपको पत्ती के मध्य में एक मोटा शिरा दिखाई देता है? इसे मध्य सिरा कहते हैं, मिडरिप। The design made by veins in a leaf is called leaf venetation. पत्तियों पर शिराओं द्वारा बनाए गए डिज़ाइन को शिरा विन्यास कहते हैं और ये डिज़ाइन मध्य शिरा के दोनों ओर जाल जैसा है, तो ये शिरा विन्यास जालिका रूपी कहलाता है। आपने देखा होगा कि घास की पत्तियों में ये शिराएं एक दूसरे के समांतर हैं। ऐसा सिरा विन्यास को समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। विभिन्न पौधों की पत्तियों को बिना तोड़े उनके सिरा विन्यास का अध्ययन कीजिए। आइए अब ये जानने का प्रयास करें कि पत्तियां क्या कार्य करती हैं। एक्टिविटी 4। आवश्यक सामग्री साक यानी कि पौधा, पॉलीथीन के 2 पारदर्शी थैले और कुछ धागा।
इस एक्टिविटी को दिन के समय करना चाहिए जब धूप खिली हो। इस एक्टिविटी के लिए आपको स्वस्थ, भली भांति सिंचित और धूप में रखे पौधे को लेना चाहिए। किसी पौधों की पत्ती वाली शाखा को फिगर के अनुसार एक पॉलीथीन की थैली से ढककर धागे से बांध दीजिए। कुछ घंटों के बाद पॉलीथीन की थैली के आंतरिक पृष्ठ को ध्यानपूर्वक देखिए। आप क्या देखते हैं? क्या किसी थैली के अंदर जल की बूंदें दिखाई देती है? किस थैली में जल की बूंदें दिखाई देती है? क्या आप बता सकते हैं कि ये बूंदें कहाँ से आईं? एक्टिविटी के बाद पॉलीथीन की थैली को हटाना मत भूलिएगा। ये ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन कवर है। पानी की ये बूंदें पत्ती से जल वाष्प के रूप में निकली है। इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इस प्रक्रम के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। आप इसके बारे में चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। हमने पत्तियों के ऊपर जो ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बांधा, उसको क्यों बांधा? क्या पौधों के वाष्पोत्सर्जन से निकली पानी यानी कि जल वाष्प को हम अन्यथा देख पाते हैं? उन क्रियाकलापों के विषय में स्मरण कीजिए जिसमें पानी विभिन्न अवस्थाओं में बदल जाता है। क्या आप इनके नाम बता सकते हैं? उस प्रक्रम का नाम बताइए जिसके कारण जल बूंदों के रूप में पुनः पॉलीथीन की थैली पर दिखाई देने लगता है। पत्तियों का और भी कार्य है, आइए इसका अध्ययन करें। एक्टिविटी 5, आवश्यक सामग्री: पत्ती, स्प्रिट, बीकर, टेस्ट ट्यूब, बर्नर, पानी और आयोडीन विलयन। टेस्ट ट्यूब में एक पत्ती रखिए और उसमें पर्याप्त मात्रा में स्प्रिट डालें जिससे पत्ती उसमें पूरी तरह से डूबे रहे। अब इस परख नली को जल से आधे भरे बीकर में रखिए। बीकर को उस समय तक गर्म करते रहें जब तक कि पत्ती से हरा रंग पूरी तरह बाहर नहीं निकल जाता। अब पत्ती को टेस्ट ट्यूब से सावधानीपूर्वक बाहर निकालकर पानी से अच्छे से धोइए। इसे प्लेट में रखकर आयोडीन सॉल्यूशन की बूंदें इसमें कुछ डालिए। आप क्या देखते हैं? अपने परीक्षण की तुलना कीजिए। खाद्य पदार्थों में विभिन्न पोषकों की उपस्थिति की परीक्षण के समय किए गए परीक्षण से कीजिए। क्या इसका अर्थ है कि पत्ती में इसके बारे में हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। आलू में यह मंड की पौधों के अन्य भाग से आकर एकत्रित हो जाता है, परंतु पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है। इस प्रक्रिया में जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती है। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित होता है। पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधों के विभिन्न भागों में मंडल के रूप में संग्रहित हो जाता है। अब तक हमने जो एक्टिविटी की हैं उनसे हमने देखा कि तना पत्ती को पानी पहुंचाता है। पत्ती पानी का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए करती है। पत्तियों से जल की कुछ मात्रा का वाष्पोत्सर्जन द्वारा होता है। तने और पत्ती को जल कैसे प्राप्त होता है, ये कार्य जड़ें करती हैं। रूट, इस फिगर को आप ध्यान से देखिए। पहेली और बूझों में से कौन अपने पौधों को ठीक प्रकार से जल दे रहा है और क्यों? पौधे का कौन सा भाग मिट्टी के अंदर है? आइए और एक्टिविटी के द्वारा पौधों के इस भाग के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। एक्टिविटी 6, आवश्यक सामग्री है 2 गमले, कुछ मिट्टी, खुरपी फॉर डिगिंग, ब्लेड और कैंची और पानी। ये एक्टिविटी
4 से 5 स्टूडेंट्स के ग्रुप में करना चाहिए। बगीचे से कुछ किसी खरपतवार के एक जैसे 2 पौधे सावधानी पूर्वक लाइए। ध्यान रहे कि उनकी जड़ों को कोई क्षति न हो। खरपतवार के एक पौधे को एक गमले में मिट्टी डालकर लगा दीजिए, जैसा कि फिगर में यहाँ दिखाया गया है। दूसरे पौधों की जड़ों को काट दीजिए। अब इसे दूसरे गमले में लगा दीजिए। इनमें नियमित रूप से पानी दीजिए। 1 सप्ताह बाद उनका परीक्षण कीजिए, क्या दोनों पौधे स्वस्थ हैं। दोनों पौधों में नियमित रूप से जल दिया गया है, परंतु एक की जड़ नहीं थी। क्या आप इस एक्टिविटी से जड़ के एक महत्वपूर्ण कार्य के विषय में जान पाते हैं? जड़ का एक अन्य कार्य जानने के लिए आइए एक और एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी 7 आवश्यक सामग्री है मक्का और चने के बीज, रुई, कटोरी और जल। 2 कटोरियाँ लीजिए। इनमें भीगी हुई रुई रखिए। एक कटोरी में चने के 3 से 4 बीज और दूसरी में मक्का के दाने रखिए। जल डालकर रुई को हमेशा नम रखिए जब तक कि बीज अंकुरित होकर नवोद्भिद नहीं बन जाए। 1 सप्ताह बाद उन्हें खींचकर रुई से बाहर निकालने का प्रयास कीजिए। क्या ये नवोद्भिद सरलता से रुई से बाहर खिंच आता है और क्यों? हमने देखा कि हम पौधों को भूमि से खींचकर आसानी से नहीं निकाल पाते। उन्हें मिट्टी खोदकर निकालना पड़ता है। जड़ें पौधों को मिट्टी में मजबूती से जकड़े या जमाए रखती है। इन्हें मिट्टी में पौधे का स्थिरिक कहा जाता है। आपने देखा है कि तने और पत्तियां अलग प्रकार की होती हैं। क्या जड़ों में भी विविधता दिखाई देती है? आइए इसका पता लगाएं। एक्टिविटी 8 इन सारे फिगर को ध्यान से देखिए और अब चने के पौधे की जड़ों को देखिए। क्या ये चित्र आपको समान दिखती है या ये फिगर की तरह ही एक समान है? जड़ों की आकृतियों के फिगर के साथ मिलान कर खाली स्थान में मक्का और चना लिखिए। चने और मक्के की जड़ों में क्या समानता है? वे किस रूप से एक दूसरे से अलग हैं? ऐसा प्रतीत होता है कि जड़ें 2 प्रकार की होती हैं। क्या जड़ों के कुछ और भी प्रकार हैं? आइए इसका भी पता लगाएं। एक्टिविटी 9 खुले मैदान में जाइए जहां बहुत से खरपतवार उग रहे हों। कुछ खरपतवारों पौधों की मिट्टी खोदकर निकालिए और जड़ों से मिट्टी धोकर अलग कर उनका निरीक्षण कीजिए। क्या आपने ध्यान दिया कि सभी खरपतवार पौधों की जड़ें या तो इसी फिगर की तरह हैं या इनसे कुछ अलग? जिन पौधों की जड़ें इस फिगर की तरह है उनकी मुख्य जड़ों को मूसला जड़ कहते हैं, यानी कि टैप रूट कहते हैं, और छोटी सी जड़ों को पार्श्व जड़ कहते हैं, लैटरल रूट्स। जिन पौधों की जड़ें इस फिगर के ही समान हैं उनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती। सभी जड़ें एक समान दिखाई देती है। इन्हें झकड़ा जड़ या रेशेदार जड़ कहते हैं। एकत्र किए गए खरपतवार पौधों को उनकी जड़ के आधार पर 2 समूहों में छांटिए। जो मूसला जड़ वाले पौधों को समूह ए में और रेशेदार जड़ वाले पौधों को समूह बी में रखिए। समूह ए के पौधों की पत्तियों को देखिए, इनका सिरा विन्यास किस प्रकार का है। समूह बी के पौधों की पत्तियों का सिरा विन्यास किस प्रकार का है। अब यहाँ बूझो के मस्तिष्क में एक अजब विचार आया। यदि वो जानना चाहता है कि पौधों की जड़ किस प्रकार की होगी तो उसे पौधे को उखाड़ने की आवश्यकता नहीं है। वो पौधों की पत्तियों को देखकर इसका उत्तर दे सकता है। क्या आपने ध्यान दिया है कि पौधों की पत्ती के शिरा विन्यास और जड़ के प्रकार में एक रोचक संबंध है? क्या उन सभी पौधों जिनका आप अध्ययन कर चुके हैं कि पत्तियों का शिरा विन्यास और जड़ के प्रकार, इन सारे को एक कॉलम में भर सकते हैं? यहाँ पर जो कॉलम दिया गया है,
हमने देखा कि जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करती है और तना जल और खनिज की पत्ती एवं पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। पत्तियां भोजन संश्लेषित करती है। ये भोजन तने से होकर पौधों के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाती है। इस प्रकार कुछ जड़ें जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम और टेपियोका आदि को हम खाते हैं। हम पौधों के अन्य भागों को भी खाते हैं जहाँ भोजन भंडारित रहता है। स्टेम एज टू वे ट्रैफिक स्ट्रीट एक तना और दो तरफा मार्ग की तरह है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि तना दो तरफा मार्ग की तरह कार्य करता है, जैसा कि यहाँ फिगर में दिखाया गया है 4.18 फिगर में। फ्लावर गुलाब के पौधों के 3 आरेख यहाँ फिगर में दिखाए गए हैं। कौन सी स्थिति में आप पौधों की भली भांति पहचान कर सकते हैं और क्यों? यहाँ फिगर में देखें और पुष्प को रंगने के लिए आपने किस रंग का प्रयोग किया था? क्या सभी पुष्प में रंग बिरंगे होते हैं? क्या आपने घास, गेहूँ, मक्का, आम और अमरूद के पुष्प देखे हैं? क्या वे बहुत ही चमकदार होते हैं? आइए कुछ पुष्पों का अध्ययन करें। एक्टिविटी 10। आवश्यक सामग्री: एक पुष्प कलिका और निम्न में से किसी पौधों के 2 पुष्प या धतूरा, गुड़हल, गुलाब, सरसों, बैगन, भिंडी, गुलमोहर, एक ब्लेड, स्लाइड और कागज और मैग्नीफाइंग ग्लास और थोड़ा सा पानी। इस फिगर को ध्यान से देखिए। खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग कौन सा है? ये पुष्प की पंखुड़ियाँ हैं। अलग अलग पुष्पों की पंखुड़ियाँ अलग अलग रंगों की होती है। आपके विचार में कलिका में ये पंखुड़ियाँ कहाँ बंद थीं? कली का प्रमुख भाग कौन सा है? क्या आपने ध्यान दिया कि ये भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है? इन्हें बाह्यदल कहते हैं। पुष्प के बाह्यदल और पंखुड़ियों को भली भांति अवलोकन कीजिए और इन सारे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें कितने बाह्यदल हैं? बाह्यदल और पंखुड़ियाँ किन रंगों की हैं? आपके फूल में पंखुड़ियों की कितनी संख्या है? क्या वे एक दूसरे से जुड़ी हैं या स्वतंत्र हैं? क्या जुड़े हुए बाह्यदल वाले पुष्प की पंखुड़ियाँ अलग अलग हैं या एक साथ हैं? अपने क्लास के सभी स्टूडेंट्स के अलग अलग पुष्पों के अध्ययन संबंधी प्रेक्षण इस कॉलम में लिखिए। स्कूल और किसी अन्य बगीचे में जाकर अलग पुष्पों का अध्ययन कीजिए और अपने प्रेक्षण इस कॉलम में लिखिए। आप पुष्प के आंतरिक भाग को स्पष्ट रूप से कब देख सकेंगे? जब पंखुड़ी जुड़ी हो और जब वे स्वतंत्र हो। उदाहरण के लिए धतूरे और अन्य घंटाकर पुष्प की पंखुड़ियों को लंबाई में काटकर आप पुष्प के आंतरिक अंगों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। पुष्प के आंतरिक भागों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए बाह्यदल और पंखुड़ियों को हटा दीजिए, जैसा कि यहाँ फिगर में दिखाया गया है। अपने पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर को पहचानिए। इसमें पुष्पों में पाए जाने वाले अलग प्रकार के पुंकेसर दिखाए गए हैं। ठीक है, आप क्या ऐसे पहचान सकते हैं? अपने पुष्प में पुंकेसर की संख्या ज्ञात कीजिए। एक पुंकेसर का फिगर बनाकर उसे नामांकित कीजिए। एक्टिविटी 11। आइए अब एक पुष्प के अंडाशय की संरचना का अध्ययन करें। ये स्त्री केसर का सबसे निचला और फुला हुआ भाग है। इसकी आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए इसे काटना पड़ता है। ये जानने के लिए कि अंडाशय को किस प्रकार काटा जाए, इस फिगर में आप देख सकते हैं। अंडाशय को एक स्लाइड और प्लेट पर जिस तरह फिगर में दिखाया गया उस तरह रखकर 2 प्रकार से काट सकते हैं। अंडाशय की काट को सूखने से बचाने के लिए सारे काट सेक्शन पर जल की बूंद रखिए और
आवर्धक लेंस की सहायता से अंडाशय की आंतरिक रचना का अध्ययन कीजिए। क्या आपको अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती हैं? इन्हें बीजांड कहते हैं। अंडाशय के आंतरिक भागों का अपनी नोटबुक में फिगर बनाइए। कुछ और पुष्पों का अध्ययन करने के लिए आपने टीचर के साथ स्कूल या किसी पार्क के बगीचे में जाइए और अधिक से अधिक पुष्पों का अध्ययन कीजिए। पुष्प के नाम जानने के लिए आप माली की सहायता ले सकते हैं। ध्यान रहे कि आवश्यकता से अधिक पुष्प ना तोड़ें। नोटबुक में जो कुछ आपने कॉलम में लिखा है उसके आधार पर सारे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या सभी फूलों में बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्रीकेसर पाए जाते हैं? क्या फूल ऐसे भी हैं जिनमें उपर्युक्त पुष्पांगों में से कोई भाग नहीं पाया जाता? क्या किसी फूल में इनमें अलग भाग भी मिलते हैं? क्या आपने ऐसे पुष्प भी देखे हैं जिन्हें बाह्यदल और पंखुड़ी समान दिखते हों? क्या कोई पुष्प ऐसा भी है जिसे बाह्यदलों की संख्या और पंखुड़ियों की संख्या असमान होती हो? क्या अब आप इस नोटबुक से या इस बात से सहमत हैं कि सभी पुष्पों की संरचना सदैव एक जैसी नहीं होती? विभिन्न पुष्पों में बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्रीकेसर की संख्या में अंतर हो सकता है। कुछ पुष्पों में इनमें से कुछ भाग अनुपस्थित भी हो सकते हैं। आपने पत्ती, तना और जड़ें के लक्षण और कुछ कार्यों के विषय में पढ़ा। हमने अलग अलग पुष्पों की संरचना का भी अध्ययन किया। आप पुष्पों के कार्यों के विषय में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हम फलों के विषय में भी अगले क्लास में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर समरी दी गई है। सामान्यतः पौधों का वर्गीकरण उनकी ऊंचाई, तने और शाखाओं के आधार पर शाक, झाड़ी और वृक्ष में किया जाता है। तने पर पत्तियाँ, पुष्प और फल होता है। पत्ती में पर्णवृंत और फलक होते हैं। पत्ती में शिराओं का प्रतिरूप सिरा विन्यास कहलाता है। ये जालिका रूपी अथवा समांतर हो सकता है। पत्तियां वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा जलवाष्प को वायु में निष्कासित करती है। हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु और जल से प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाती है। जड़ें मिट्टी से पानी और खनिज पदार्थों का अवशोषण करती है और पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती है। जड़ें दो प्रकार की होती है, मूसला जड़ और रेशेदार जड़, टैप रूट और फाइब्रस रूट। जालिका रूपी सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ मूसला जड़ होती है, जबकि समांतर सिरा विन्यास युक्त पत्तियों वाले पौधों की जड़ रेशेदार होती है। तने के द्वारा जड़ों से पत्तियों और दूसरे भागों को जल और पत्तियों से भोजन पौधों के अन्य भागों तक पहुंचता है। पुष्प के विभिन्न भाग होते हैं जैसे कि बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्रीकेसर, सेपल्स, पेटल्स, स्टैमेंस एंड पिस्टल। अब यहाँ पर एक्सरसाइजेस दिए गए हैं और सजेस्टेड प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटीज़ हैं।